बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना पहला टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगी। जैसे क्या होता है वर्ण? वर्ण क्या है? वर्ण देखो बच्चों, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके। जैसे क है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अ, इन सब को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं, थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने अनुस्वार के बारे में सुना होगा। अलग अलग जो बिंदु यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में भी आपने सुना होगा। देखिए यहाँ पर जो बिंदु लगाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग अनुस्वार। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनुस्वार, ठीक है। फिर एक आपने यहाँ भी देखी होगी बच्चे, यहाँ पर होती है एक बिंदी लगी हुई, उसको कहते हैं हम लोग पंचमाक्षर। पंचमाक्षर होती है वो, जो केवल एक वर्ण पे लगा सकते हैं आप लोग। ग इस पे लगती है, ठीक है। फिर एक आपने यहाँ देखी होगी, यहाँ पर होती है नीचे, इसको कहते हैं हम लोग ताड़न चात। ताड़न चात या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पर जो ये बिंदु लगता है ये केवल दो वर्णों पे लगता है। अढ़ नीचे ही लगाना आप लोगों ने, और अढ़ ये ढ और ड से मिलकर, ड और ड से बने हैं। जैसे पहले ड होता था तो इसमें नीचे जब बिंदी लगाई गई तो उसको पढ़ा गया अढ़। जैसे पहले ड था, ड, फिर ड के नीचे बिंदी लगाई गई तो इसको पढ़ा गया अढ़, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब देखो बच्चों आगे एक आपने यहाँ देखी होगी आगे, इसको कहते हैं हम नुक्ता। क्या कहते हैं हम इसको? नुक्ता। ये बेसिक सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ऊपर जो आप लगाते हैं वो होता है आपका अनुस्वार, ये वाला। ये होता है आपका पंचमाक्षर, एक वर्ण पे लगाया जाता है ये, और ये होता है आपका ताड़न चात। अब जो ये नुक्ता होता है ये होता है अरबी फ़ारसी वाले शब्दों में प्रयोग होता है इसका। जैसे आपने अरबी फ़ारसी का शब्द देखा होगा हकबार, है ना। इन सब में क्या लगा होता है? जैसे नीचे आपने कभी देखी होगी ये बिंदी, जैसे लिखा होता है, यहाँ देखिए आप लोग, ऐसे लिखा होगा हकबार। ये यहाँ पर इसको कहते हैं हम नुक्ता। और नुक्ता कहाँ लगाया जाता है? अरबी फ़ारसी के शब्दों में होता है हमेशा। तो आपको ये पहचान रहेगी कि ये किस भाषा का शब्द हो सकता है। तो ये अरबी या फ़ारसी का शब्द हो सकता है, ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने वर्ण विचार पे आते हैं, जिसमें बच्चों हम देखेंगे कि ये जो व्याकरण है, ये व्याकरण वास्तव में क्या है। सोचिए आप लोग कि व्याकरण क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता हमें व्याकरण? तो व्याकरण हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप अच्छे से हिंदी बोल सकें, है ना, शुद्ध लिख सकें उसको। नियम आपको पता होंगे तो आप बता सकते हैं कि भाई ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, इसका मतलब ये आपने बिल्कुल नियम से लगाया। जैसे हिंदी में नियम होता है कि सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता, फिर आएगा उसका कर्म, और फिर आएगी उसकी क्रिया। क्रिया देखो बच्चों, यहाँ पे कर्ता है मैं, कर्म है उसका स्कूल, और जाना है क्रिया।
इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि हिंदी में एक नियम बनाया गया है। आप कभी भी नहीं बोलते हैं कि मैं जाती हूँ स्कूल, क्योंकि ये नियमबद्ध नहीं है। ठीक है, तो व्याकरण क्या होता है, अगर आप देखें जो व्याकरण है बच्चों, ये आपका बना है 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय से। मूल इसका रूप है क्री। क्री धातु से बना ये। क्री के आगे लगा दिया वी और आ उपसर्ग और प्रत्यय लगा दिया हमने इसमें अन, और इन सब को मिलाकर बनता है व्याकरण। ठीक है, क्या बनेगा? व्याकरण बनेगा। क्लियर? अब देखो, सिंपल परिभाषाओं को रटना नहीं है, समझना है कि व्याकरण क्या होता है। हम बहुत रटते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम शुद्ध लिखते हैं, नियमबद्ध सीखते हैं। सीधी सी बात है, इसमें सिंपल सी बात है कि व्याकरण क्या है? व्याख्या करने का एक साधन होता है कि आप अपनी बात को कैसे व्याख्यायित करते हो। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसमें क्या है कि व्याख्या किस ढंग से करनी है आपने, वो कैसी होनी चाहिए? आपकी नियमबद्ध होनी चाहिए। नियम मैंने आपको बता दिया कैसे होता है हिंदी का नियम, उस तरीके से होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि इससे आप क्या सीखते हैं? शुद्ध लिखना सीखते हैं और उसका शुद्ध वाचन करना सीखते हैं, उसका उच्चारण करना सीखते हैं। किस में? व्याकरण में। अब बात करते हैं हम अंग की। अंग कितने होते हैं व्याकरण में? वैसे तो 3 अंग होते हैं। अगर देखें, मेन जो प्रमुख अंग होते हैं वो 3 ही होते हैं, लेकिन बुक्स में 4 भी दिए रहते हैं, तो आप चारों को लेकर चलें। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है पद, चौथा होता है वाक्य। वर्ण होता है बच्चों सबसे छोटा अंग। ठीक है, वर्ण क्या होता है? आपका सबसे छोटा अंग। देखिए, शब्द उसके, यानी कहने का मतलब क्या है कि वर्णों के मेल से बनता है शब्द। जैसे क, म, ल, इन सबको अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो कमल बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो पद क्या भला है? पद कुछ भी नहीं होता है। शब्द और पद में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, इसमें अंतर क्या होता है। देखो, जो पद होता है, समझना अपने इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। शब्द और पद क्या है? शब्द ही पद है, पद ही शब्द। देखो, शब्द और पद एक ही बात होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है बच्चे? जब आप कोई चीज़ यानी कोई शब्द अकेला उसका उच्चारण करते हैं, जैसे मैंने कहा सेब, सेब, अभी ये शब्द कहलाएगा। अगर बोलेंगे वह सेब खाता है, तो यहाँ पर जो सेब है वो शब्द ना होकर पद होता है। बस इतना ही होता है। ठीक है, शब्द और पद एक ही होता है, लेकिन बस अंतर इतना है कि शब्द हम अकेले यूज़ करते हैं और पद को हम वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है वाक्य। वाक्य सबको पता है, पता भी नहीं तो आप समझ जाओगे वाक्य क्या होता है। देखिए, शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। शब्दों के मेल से कैसे बनेगा? देखो, मैं एक शब्द है, खाता भी शब्द है, हूँ भी शब्द, मैं खाता हूँ, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। इन सब ने अपना पूरा एक सेंस बना दी है, एक भाव निकाल दिया है। इसको कहते हैं बच्चे हम लोग क्या? वाक्य। समझ आ गया? आगे चलते हैं। देखिए, अब आती बात इकाई की। इकाई को बहुत अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा कि इकाई वास्तव में क्या होता है। मैंने आपको बोला है कि भाई देखिए, इकाई में अगर हम समझें, वर्ण सबसे पहले लेते हैं हम लोग। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यहाँ पे कंफ्यूज करेगा आपको कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ण ही ध्वनि है, और यही क्या है बच्चे? अक्षर। तो इसी को कहते हैं हम लोग स्वनिम। स्वनिम, स्वनिम या स्वन भी कहा जाता है। स्वनिम बोलो चाहे आप स्वन बोलो। ठीक है, कहने का मतलब भाषा विज्ञान में वर्ण को वर्ण ना कहकर स्वन कहते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब समझेंगे कि ध्वनि तो आपको पता है, जैसे मेरी ध्वनि आपको आ रही है, ध्वनि है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ?
वर्ण और ध्वनि, अक्षर, स्वनिम सब एक ही है। अब देखो बच्चे, वर्ण क्या होता है, चाहे ये वाला वर्ण है चाहे ये वाला वर्ण, ये वर्ण ही होता है। लेकिन अक्षर क्या है, अक्षर, वर्ण और अक्षर में थोड़ा सा अंतर होता है। अक्षर ये होगा, अक्षर ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होता अक्षर। अक्षर हमेशा ये वाला होता है। कहने का मतलब कि ये स्वर रहित नहीं हो सकता है, स्वर सहित होता है क्या, अक्षर। इतना अंतर होता है अक्षर और वर्ण में। आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी ये बात कि कैसे आता है इसमें। आगे चलते हैं। देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया है कि वर्ण। अब बात करते हैं इसकी इकाई की। आप ये पॉइंट अपने पास लिख भी लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब बात आती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक। मौखिक मतलब बोलना, क्योंकि भाषा के दो ही रूप थे, लिखित और मौखिक। पहले मौखिक ही चलता था, लिखना बाद में शुरू किया है ना। पहले बोलेंगे कुछ ना कुछ, तो यानी मौखिक इकाई कौन सी होगी, मौखिक। मुख जमा इक से बनाइए, मुख जमा इक, मुख मतलब मुंह है ना, मौखिक मतलब मुख से बोलने वाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को कहते हैं हम लोग ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी जो लिख रहे हैं आप लोग, उसको कहते हैं वर्ण। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं कि ये कैसे कैसे आएगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं कि अर्थ जो देता है उसके आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों शब्द। जैसे मैं अगर बोल दूँ रात, तो आप सब लोग समझ आएंगे रात का मतलब क्या है। अगर मैं बोलूँ दुख, तो आप सब समझेंगे कि दुख का मतलब क्या है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझते हैं कि शब्द अपने आप में एक अर्थ देता है, लेकिन ये पूरा भाव नहीं बता पाता है। इसलिए बनता है यहाँ पर, सॉरी, भाषा की सार्थक इकाई आती है आपकी वाक्य। वाक्य इन द सेंस कि भावार्थ, जिसमें भाव भी रहता है, भाव जमा अर्थ, जिसके अंदर आपका पूरा भाव छुपा रहता है। मुझे भूख लगी है, पूरा भाव समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं खाली भूख बोलूँगी तो इससे आप कई अर्थ निकाल लेंगे अपने मन में, लेकिन अगर मैं पूरी बात बोलूँ मुझे भूख लगी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक भावार्थ हो जाएगा पूरा। इसका मतलब ये वाक्य है पूरा। ठीक है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है, आपकी वाक्य। क्लियर। अब देखिए आगे, फिर बात आती है बच्चों वर्णमाला की। वर्णमाला, अब ये वर्णमाला क्या है, देखो नाम से स्पष्ट होती है हर चीज़, बस नाम को समझना पड़ता है। वर्णमाला, वर्णों की माला, कहने का मतलब कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित समूह को हम क्या कह देंगे, वर्णमाला। वर्णमाला के प्रकार होते हैं 2। कितने प्रकार होते हैं, 2। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या है, परिभाषा रटना जरूरी नहीं है। स्वर होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या है बच्चे, इन द सेंस कि स्वतंत्र। यहाँ पर देखिए स्वर, अगर मैं बात करूँ स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, देखिए स्वर एक ऐसा वर्ण होता है जो जिसका उच्चारण करने के लिए वो किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेता है, वो स्वतंत्र होता है अपने आप में। देखो जैसे आप अ बोलते हैं, अ को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। आ बोलते हैं, आ को भी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप क बोलेंगे, देखिए क, अगर मैंने बोला क बना है क और अ से मिलकर, इसके लिए यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं है, उसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेना पड़ रही है ना। उसको अपनी हेल्प के लिए स्वर चाहिए, लेकिन स्वर के लिए कोई हेल्प नहीं चाहिए। इसका मतलब वो क्या होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है। और स्वरों की संख्या होती है आपकी 11। चाहे किसी भी हालत में क्वेश्चन पूछा जाए, मानक स्वर पूछे, कुल स्वर पूछे, हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप 11 ही लगाएंगे, क्योंकि 11 ही होते हैं स्वर। और व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर कि ये स्वर कौन कौन से हैं और ये बनते कैसे हैं। पहले हम बात स्वर पे ही करेंगे, उसके बाद व्यंजन पे जाएंगे। ठीक है, स्वर देखिए कौन कौन से होते हैं, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। स्वर मैंने समझा दिया, स्वतंत्र होता है ना। सबसे पहला आता है अ, आ, ई, उ, ऊ,
री, ए आई ओ औ। औ तक आपके क्या होते हैं, सभी के सभी स्वर होते हैं। ठीक है, अब बात आती है अयोगवाह स्वर क्या होता है। अयोगवाह में दो होता है, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। यानी कहने का मतलब अंग और आह। अंग को कहा जाता है अनुस्वार और आह को कहा जाता है विसर्ग। विसर्ग समझना इसको ध्यान से, इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब मैं ये स्वर की बात करती हूँ कि ये स्वर बने कैसे हैं। जो 11 स्वर है बच्चे, ये कैसे कैसे बने हैं। यहाँ पे देखो स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं आपके। स्वर मूलतः 3 प्रकार के हम लेते हैं। जैसे यहाँ समझाती हूँ आपको अच्छे से, देखिए स्वर, मूल स्वर थे 4, अ, ई, उ और री। री तो तत्समय, री का प्रयोग कहाँ, जहाँ पर भी किया जाए, कहीं भी हो जाए इसका प्रयोग, ये तत्सम शब्द ही होता है क्योंकि संस्कृत से लिया गया डायरेक्ट। ठीक है, ये थे आपके मूल। फिर बने इन्हीं से दीर्घ स्वर बन गए। अब दीर्घ कैसे बना देखो, जब मैंने अ के साथ अ को मिला दिया तो मुझे मिल गया आ। क्या मिल गया, आ। जब मैंने ई के साथ ई को मिलाया तो मुझे मिल गया ई। जब मैंने ऊ के साथ ऊ को मिलाया तो मुझे मिल गया ऊ। कहने का मतलब 3 मुझे दीर्घ स्वर मिल गए। ठीक है, इसके बाद देखो कि ए आई ओ औ कैसे मिला। जब मैंने अ में क्या मिलाया बच्चे, ई को मिलाया तो मुझे मिल गया ए। क्या मिल गया मुझे, ए मिल गया। फिर मैंने इसी अ में ए को मिलाया तो मुझे मिल गया आई। आई आई आई, पढ़ के भी आप इसको देख सकते हैं। अगर मैंने इसमें अ में ऊ को मिलाया तो मुझे मिल गया ओ। क्या मिल गया, ओ मिल गया। अगर मैं इस अ में ओ को मिलाऊं तो मुझे मिल जाएगा क्या, औ। औ औ औ। इस तरीके से ये बनते हैं आपके क्या, 3 प्रकार के बन जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है सामने कि भाई कैसे कैसे। देखिए मूल स्वर 4 थे, इनसे ही सभी स्वर पैदा हुए हैं बेटा। ठीक है, देखो दीर्घ स्वर आ, ई, उ, संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ। ये एचएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था और स्वर में से सब में दिया गया था और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें क्योंकि एक बेस का काम करता है ये। अगर आपका बेस अच्छा हो गया तो आगे हिंदी बहुत आसान हो जाएगी सीखनी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले। अब देखो बच्चों की कुछ आधार लिए गए हैं कि कितने आधार पर कितने स्वर होते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप याद रखें कि जो स्वर होता है ना, स्वर अपने आप में 11 होते हैं, लेकिन अगर स्वर की मात्रा देखेंगे तो 10 होती है। ये वाला क्वेश्चन भी बनता है कई बार, स्वर में मात्राएं कितनी होती है तो 10 ही होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि अ जो है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसके कारण इसको हम उदासीन स्वर कहते हैं। उदासीन स्वर पूछेंगे आपसे कि उदासीन स्वर किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं हम लोग किसको, अ को कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कि स्वर के भेद। अब भेद की बात आती है कि कितने भेद हैं, किसके आधार पर कितने भेद हैं। सबसे पहला देखो बच्चों यहाँ पर कि पहला जो आधार लिया है मैंने वो लिया है मात्रा के आधार पर। मात्रा का मतलब यहाँ पर क्या है कि उच्चारण में कितना समय लगता है उसको बोलने के लिए। ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर भेद होते हैं 3। इसी को जैसे ह्रस्व स्वर आपने सुना होगा, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर सुना होगा। ये ह्रस्व नहीं होता, ये ह्रस्व ही होता है क्योंकि ह के पैर में र लगा है और जो पैर में जुड़ जाए वो अपने आप में पूरा होता है और जिसके पैर में जुड़ेगा वो कैसा रहता है बेटा, वो आधा वर्ण होता है। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए ह्रस्व स्वर लघु भी इसी को कहते हैं, छोटा भी इसी को कहते हैं, एक मात्रिक भी इसी को कहेंगे, मूल स्वर भी हम इसी को कहते हैं। इसकी संख्या होती है कितनी, 4। कितने होते हैं संख्या में, 4 होते हैं। अगली बात करते हैं, दूसरा जो भेद होता है इसका नाम है दीर्घ स्वर। इसी को हम कहते हैं गुरु, इसी को हम कहते हैं बड़ा,
इसी को हम कहते हैं द्विमात्रिक, और इसी को हम कहते हैं संधि स्वर। बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसको उच्चारित करने में हमें एक मात्रा का समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं भाई, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इतनी बात लिखता है वो, है ना। दूसरी बात आएगी कि भाई ये जो आपका दीर्घ है इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। ये चीज़ें आपने कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा ध्यान रखेंगे एक मात्रिक मतलब एक मात्रा का समय लगे, जिसमें आपको 4 मिलते हैं अ, ई, उ और री। द्विमात्रिक मतलब 2 मात्रा का समय आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इसको हम कहते हैं बच्चे क्या, दीर्घ। क्लियर। अब बात आती है कि प्लूत स्वर क्या होता है। आप किसी को आवाज़ लगाते हैं राम, है ना, राम, यानी कि ये जो आपका बीच में दिख रहा है बच्चे, या कभी आप ओम पढ़ते हैं तो यानी जितना लंबा आप किसी स्वर को पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर, मान लो मैंने कहा ओम, ये वाला क्या है यहाँ पर, इसका मतलब होता है गुरु। छंद में हम पढ़ते हैं लघु गुरु। गुरु का मतलब होता है 2 मतलब 2 बार पढ़ना है। तो ओ का उच्चारण एक बार यहाँ हो गया और 2 बार इसका उच्चारण और करना है। इसका मतलब ये है कि ओ को हमें टोटल 3 बार पढ़ना है, ओम, तब ये ओम बनता है। ठीक है। अगर ये डबल हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि राम, ये राम, है ना। अगर ये डबल हो जाएगा, कहने का मतलब 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, एक रा अपने आप में, तो इसको 5 बार पढ़ना है आपने, है ना। इस तरीके से बेटा जो ये जो साइन होता है ये गुरु का साइन होता है जब आप छंद पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, गुरु का मतलब होता है 2 मात्राओं को ये इंडिकेट करता है। ठीक है। अब देखो कि संख्या की अगर बात आएगी तो यहाँ पे जो प्लूत स्वर की संख्या दी जाती है 8, जिनमें अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ होते हैं। लेकिन मूल व्याकरण में कहीं जगह इसको 9 भी बोला गया है, जिसमें री को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका पहला आधार, कौन सा, मात्रा मतलब कितना टाइम लगता है, उच्चारण, है ना। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। दूसरा आधार हम लेते हैं ओष्ठ के आधार पर, कि आपकी ओंठों की आकृति कैसे कैसे बनती है। ये बहुत सिंपल होता है, पूछेगा ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो इसके 2 भेद होते हैं केवल। कौन कौन से, वृत्ताकार, वृत्त आकार, यानी वृत्त के आकार के जैसा बनेगा तो उसको हम कहते हैं वृत्ताकार। वृत्ताकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। आप इसको बोल कर भी देखिए, जब आप देख रहे हैं वीडियो को तो उस टाइम आप बोलें ऊ, उ, ओ, औ, आपके ओंठों की शेप गोल बन जाएगी, है ना। दूसरा है बच्चे यहाँ पर ओ। कभी आपने इस ओ के बारे में सुना होगा कि ये ओ क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर वगैरह में भी लगाते हैं ना ओ, उसको हम डॉक्टर, जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं ओ, है ना, तो डॉक्टर नहीं होता, फिर डॉक्टर बन जाता है ये। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो ये ओ था ये हमारा अपना स्वर नहीं था, ये बाहर से लिया हमने, इसलिए हम इसको कहते हैं विदेशी स्वर, मेहमान स्वर, आगत स्वर। और ये अर्ध चंद्र बिंदु होता है, क्योंकि अगर चंद्र बिंदु होगा तो ऊपर बिंदी होगी, बिंदी तो नहीं है, इसलिए इसको हम अर्ध चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपने ओ को लेकर भी याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई मेहमान स्वर कौन सा होता है, तो मेहमान स्वर ओ होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम अवृत्ताकार। अवृत्ताकार मतलब जिसमें आपके ओंठों का आकार वृत्त में नहीं होकर सीधा बनेगा ना, 2 तरीके से बन सकता है। तो अवृत्ताकार कितने होते हैं बच्चा, वर्ण ये होते हैं आपके, इसमें स्वर कितने होते हैं, इसमें 7 होते हैं, अ, आ, ई, री, ए, आई, यानी इसमें स्वर के जो वर्ण होते हैं वो 7 होते हैं। इस तरह से आप इन जो 11 स्वर होते हैं इनको आप डिवाइड करते जाते हैं कि किस आधार पर कौन सा स्वर आता है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। ये आपका बेस है बच्चों, बेस आना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपको बेस ही नहीं पता है तो मकान बनाने का सपना छोड़ दीजिए फिर, है ना। हिंदी का ये बेसिक है, कहने का मतलब आधार। आपको नींव मजबूत करनी होगी, और नींव मजबूत करने के लिए इनको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।